देखिए स्टूडेंट्स, हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की सीक्वेंस में नेक्स्ट टॉपिक जो हमने सीखना है, जो सीक्वेंस में ही आता है। पहले आपने सीखा कि साहब हम मकान किराए पे उठाते हैं तो उसका क्या फॉर्मेट होता है, ये आपने सीखा, मैंने आपको सिखाया। एक बार मैं एक रिवीजन भी दे देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको बताया मकान अगर आपने किराए पे उठाया उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लेट आउट, राइट। तो फिर हमने क्या लिया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिया, उसमें से हम लेस किया हमने लोकल टैक्सेस। लोकल टैक्सेस जहाँ पर भी वो मकान है, उस लोकलिटी की कोई गवर्नमेंट होगी, म्यूनिसिपैलिटी होगी, कैंटोनमेंट बोर्ड होगा या फिर हाउसिंग बोर्ड होगा, या जो भी गवर्नमेंट जहाँ पर वो मकान आता है, वो सुविधाएं जो आपको देती है उसके बदले में आपसे टैक्स लेती है, ठीक है। तो जो लोकल टैक्स है आपने घटा दिया तो हमारा आ जाता है नेट एनुअल वैल्यू, फुल फॉर्म में स्टार्टिंग में ही आपको पहले प्रीसीडिंग लेक्चर्स में बता चुका हूँ। फिर इसके बाद, अब हालांकि बोल भी रहा हूँ मैं फुल फॉर्म, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इसके बाद में हम लेस करते हैं डिडक्शंस। डिडक्शन जो हमारी घटती हैं अंडर सेक्शन 24, दो डिडक्शन केवल इसके अंदर आती हैं। एक तो आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो नेट एनुअल वैल्यू पे बेस्ड होती है, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, एक तो ये डिडक्शन होती है। और दूसरी डिडक्शन हमारी होती है आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन किस पर्पस के लिए लिया लोन, जिसकी इंटरेस्ट यहां घटाई जा सकती है। जो लोन आपने हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने, बनवाने या रिपेयर करने के लिए लिया है। आप सोचो घर में शादी है उसके लिए लोन लिया, उसका इंटरेस्ट या अलाउ नहीं होता, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल लें तो लेट आउट हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन केवल तब जब खरीदने, बनवाने या रिपेयर करने के लिए लिया है, उस लोन पर इंटरेस्ट आपकी अलाउ, ये आपकी टैक्सेबल इनकम है अगर हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है, ठीक है। अगर आपने खुद के रहने के लिए यूज की, SO लिखा है मैंने, सेल्फ ऑक्यूपाइड इसका मतलब होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, सेल्फ माने मैं, मेरा मकान खुद के रहने के लिए यूज करूं, दिस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, राइट। तो इन दिस सिचुएशन हमारे पास एक फैसिलिटी है कि नेट एनुअल वैल्यू हमारी निल हो जाती है। नेट एनुअल वैल्यू हमारी निल हो जाती है बस। लेकिन नेट एनुअल वैल्यू निल होने के बाद भी हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है, राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी इंटरेस्ट आपने उस लोन पर दिया है जो आपने मकान को बनवाने, खरीदने या फिर रिपेयर कराने के लिए लिया है, ठीक है। उसका कुछ नियम है, आगे मैं बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन जब सिखाऊंगा तब बताऊंगा, अभी इसको डिटेल में नहीं ले जा रहा मैं, नहीं तो पूरा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन का ही हो सकता है। तो अभी मैं केवल ये बता रहा हूँ कि अगर आपने खुद के रहने के लिए मकान यूज़ किया है तो NAV निल होती है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है अगर उस मकान से रिलेटेड कोई लोन लिया है जो आप खुद के रहने के लिए यूज़ कर रहे हो। आप कहोगे साहब NAV निल है, इंटरेस्ट ऑन लोन आप घटा रहे हो, तो क्या होगा, काय में से घटा रहे हो भाई, जीरो है ये, जीरो में से मैं घटा रहा हूँ तो माइनस में आएगा मेरा आंसर, ठीक है। आंसर काय में आएगा, माइनस में। इसको हम बोलते हैं लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरी बात, अगर आपने खुद के बिजनेस में यूज किया हाउस प्रॉपर्टी को, ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को यूज्ड किया इन ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो फिर उसकी टैक्सेबल इनकम निल होती है। क्यों निल होती है, द पॉइंट इज दिस, भाई मेरे हाउस प्रॉपर्टी तो है ना वो, अब मैं चाहे अगर किराए पे उठा रहा हूँ आप टैक्सेबल इनकम निकाल लो, मैं खुद के रहने के लिए यूज़ कर रहा हूँ आप लॉस निकाल लो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो, और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है तो यही बात खत्म कर रहे हो। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ खुद के, अब मेरा धंधा है, मैं अपनी दुकान खोल के बैठा हूँ, मेरा आपके लिए मान लीजिए कोई जस्ट प्रोफेशन है, वहाँ पे मैं क्लिनिक कुछ खोल के बैठा हूँ तो उससे रिलेटेड है,
तो फायदा तो इसमें टैक्सेबल इनकम नहीं होगी। रीज़न इसलिए क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन का अलग एक हेड होता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन का अलग एक हेड होता है जिसमें आपका जो है बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम हम लोग शो करते हैं। क्लियर? अब हमें इसके आगे की चीज़ सीखनी है, ध्यान रखना। हाउस प्रॉपर्टी के जो यूज़ हैं वो और आगे भी कुछ तरीके बन जाते हैं जिस तरीके से हो सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी मतलब पूरा एक मकान, अगर पूरे साल आपने खुद के रहने के लिए यूज़ किया तो ऐसे सोल्व होगा, ये फॉर्मेट लगेगा। लेकिन आपने उसे पूरे साल खुद के रहने के लिए यूज़ नहीं किया, उस पूरे साल में से कुछ महीने आपने रहने के लिए यूज़ किया और बचे हुए कुछ महीने आपने उसे किराए पे उठाया, राइट? तो तरीका सोल्व करने का अलग होगा। बात समझो, जो हमारी टैक्सेबल इनकम है नील होने के लिए, यहाँ पर एनएवी नील होने के लिए पूरे साल किराए पर वो आपने खुद के रहने के लिए यूज़ किया होना जरूरी है। पूरे साल का मतलब 12 महीने पूरे। अगर पूरे 12 महीने आप खुद के रहने के लिए यूज़ करोगे तो फिर आपकी एनएवी नील होगी। लेकिन अगर आप पूरे साल में से कुछ महीने खुद के रहने के लिए यूज़ करते हो और कुछ महीने के लिए उसे किराए पे उठाते हो तो सवाल का सॉल्यूशन अलग हो जाएगा। ठीक है जी? तो फिर उसको हम क्या, सवाल का सॉल्यूशन अलग क्या होगा? उसको हम ये मानेंगे कि आपने उसको किराए पे उठा रखा है। दोबारा सुनो ढंग से, पूरे साल आपने किराए पे उठाया तो लेट आउट सोल्व होगा। पूरे साल आपने रहने के लिए यूज़ किया तो सेल्फ ऑक्यूपाइड सोल्व होगा। लेकिन पूरे साल में से कुछ टाइम आपने किराए पे उठाया और कुछ टाइम आपने खुद के रहने के लिए यूज़ किया, तो उसको कैसे सोल्व करना है? कैसे सोल्व करना है? लेट आउट। दोबारा बोल रहा हूँ मैं ये बात, ध्यान देना। जैसे सपोज नॉट सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर होल ईयर, ठीक है? ये सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर होल ईयर, फॉर होल ईयर, पूरे साल आप खुद के रहने के लिए यूज करोगे तो सवाल कैसे सोल्व होगा? ऐसे, जैसे ये सामने दे रखा है, एनएवी नील कर दो, इंटरेस्ट ऑन लोन घटा दो, निकाल लो। लेकिन अगर पूरे साल आपने रहने के लिए यूज नहीं किया, आपने कितने महीने रहने के लिए यूज किया? केवल 4 महीने, 4 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड बचे हुए 8 मंथ्स आपने उसे किराए पे उठा दिया। ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन लेट आउट वाला होगा, इसका सॉल्यूशन लेट आउट वाला होगा। और एक्चुअल रेंट में हम वो रेंट लिखेंगे जितना हमें 8 महीने का मिला होगा। बात समझ में आ रही है? और बाकी चीज़ें जो भी होंगी, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, वो पूरे पूरे साल के हम लेंगे। एक्चुअल रेंट की जगह पे 8 महीने का रेंट ले लेंगे। ठीक है? मैं बता देता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर। यहाँ पर मान लो म्यूनिसिपल वैल्यू इस मकान की 10,000 रुपये है, फेयर रेंट आपका 9,000 रुपये है और एक्चुअल रेंट मान लीजिए 1,500 रुपये महीना है। तो मेरे को पूरे साल का तो वो कितना हो जाएगा? 1500 का 12 में मल्टीप्लाई करके 18,000 रुपये। लेकिन मुझे मिलेगा कितना? 8 महीने का, क्योंकि मैंने उसे 8 महीने किराए पर उठाया है। तो यहाँ पर मैं जो एक्चुअल रेंट लूँगा वो लूँगा मैं 1500 का कितने में मल्टीप्लाई करूँ? 8 में, 12,000 रुपये। ठीक है जी? MV, FR और AR। अब यहाँ पर मेरा GAV कितना हो जाएगा? GAV मेरा हो जाएगा MV, FR और AR। AR में कितना है? तीनों में जो ज़्यादा होगा। कितना आ गया तीनों में ज़्यादा? 10 और 9 12, 12,000 GAV हो गया मेरा। ठीक है? जो भी लोकल टैक्स होगा वो लेस हो जाएगा। लोकल टैक्स म्यूनिसिपल वैल्यू का सपोज 10% है, तो 10,000 रुपये म्यूनिसिपल वैल्यू है, 10% आ गया 1,000 रुपये। ये आ गई मेरी NAV। कितने हज़ार रुपये आ गई? 11,000 रुपये। ठीक है? ओके, मान लो सवाल में बस इतनी जानकारी दी है आपको
कि साहब म्यूनसिपल वैल्यू 10,000, फेयर रेंट 9,000, एक्चुअल रेंट 1,500 रुपये महीना, 8 महीने मैंने किराए पर उठाया, तो मैंने 8 महीने का रेंट 12,000 लिख दिया। यहाँ पे तीनों में कंपेयर किया, ज़्यादा मेरा 12,000 आया, मैंने लिख दिया GAV है। लोकल टैक्स सपोज म्यूनसिपल वैल्यू का 10% है, 1,000 रुपये मैंने लेस किया, NAV मेरा 11,000 रुपये आया। इसमें से कौन सी डिडक्शन मैं केवल घटा सकता हूँ? स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन की तो कोई जानकारी सवाल में नहीं है, जो मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल इसमें नहीं है ना, तो मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाऊंगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होती है? इस नेट एनुअल वैल्यू का 30% होती है। नेट एनुअल वैल्यू कितनी है? 11,000 रुपये। इसका 30% कितना हुआ? 3,300 रुपीज़। लेस करो कितनी आएगी? 7,700। ये टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। अगर इस सवाल में इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो वो भी घटता। फिर दोनों स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन का घटाने के बाद जो आता वो टैक्सेबल इनकम होती। इज दैट ओके? क्लियर? तो मेरे को एक टॉपिक तो ये सिखाना था कि जब मैंने मकान रहने के लिए तो यूज़ किया है, लेकिन पूरे साल रहने के लिए नहीं यूज़ किया। जब मैं मकान को पूरे साल रहने के लिए यूज़ करता हूँ तो उसकी NAV नील हो जाती है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो केवल वही घटाई जाती है, इनकम मेरी माइनस में आती है। लेकिन अगर मैं साल के कुछ महीने केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड करता हूँ और बचे हुए कुछ महीने मैं उसे किराए पर उठाता हूँ, तो मेरे को सवाल किराए पे उठाए हुए के हिसाब से सोल्व करना है। और एक्चुअल रेंट में कितना रेंट लिखना है? जितना महीने का मेरे को किराए पे उठाने से मिला, जितने महीने का रेंट मुझे किराए पे उठाने से मिला, वहां पे मैं एक्चुअल रेंट, उतना मैं एक्चुअल रेंट ले लूंगा। इज दैट ओके एवरीवन? अब चाहे वो रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल का केस हो, चाहे वो रेंट कंट्रोल एक्ट नॉट एप्लीकेबल का केस हो। क्लियर? इसमें SR नहीं दिया था तो हमने नॉट एप्लीकेबल के हिसाब से कर लिया, दिया होगा तो हम उस हिसाब से करेंगे एप्लीकेबल के हिसाब से। चलो इसमें दे देते हैं, करते करते एक और हो जाएगा रिवीजन। तो MV मान लेता हूं मैं 10,000, FR 9,000 और AR मैंने बताया 8 महीने का 15 × 120 12,000 और स्टैंडर्ड रेंट 15,000 ले लो कि 15,000 से ज़्यादा नहीं वसूलना, गवर्नमेंट कह रही है। ठीक है, तो MV 10,000 और फेयर रेंट 9,000, इन दोनों में से ज़्यादा और स्टैंडर्ड रेंट एज इट इज, इन दोनों में से कम 10,000 और एक्चुअल रेंट उस 12,000 और इस 10,000 में ज़्यादा। ये क्या कहलाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। दिस इज ऑल्सो द सिचुएशन वेयर इन वी आर हैविंग द GAV 12,000 GAV आएगी। सॉल्यूशन यही वाला हो जाएगा, सॉल्यूशन यही वाला हो जाएगा इस कंडीशन में भी। तो मैंने आपको जब मैंने मकान को पूरे साल किराए पे नहीं उठाया, कुछ टाइम के लिए उठाया, तब फिर हम सवाल कैसे सोल्व करेंगे, टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे, पूरी सिखा दी। पिछले प्रीसीडिंग लेक्चर में केवल हमारी NAV तक की बात हुई थी, नेट एनुअल वैल्यू तक की। अभी मैं आपको पूरे टैक्सेबल इनकम बता रहा हूँ, जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन के लिए पूरा एक कंप्लीट लेक्चर होता है, पूरा लेक्चर उसी का बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन का पूरा टाइम जाता है उसमें, फर्स्ट क्लास तरीके से सिखाते हैं हम लोग। देखिए इन दिस, इसमें एक दूसरा केस मेरा बन रहा है कि मैं पूरा, पहला पॉइंट तो ये बना कि पूरे मकान को मैंने पूरे साल किराए पे नहीं उठाया, साल के कुछ टाइम के लिए किराए पे उठाया, तो कैसे होगा? ऐसे होगा। अब बात ये है, मकान तो है मेरा बड़ा, राइट, उसमें एक 2-3 मंजिल का मकान है, और मान लो तीनों मंजिल बराबर सेम साइज की और स्पेसिफिकेशन की बनी हुई है, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना 1 BHK 2 BHK, तो हमने क्या किया है कि तीनों मंजिल पे 2 BHK कराया है, राइट। तो 2 बेडरूम, हॉल, किचन, फर्स्ट क्लास, और लेट बाथ तो रहेगा ही, राइट। तो 2 BHK, बेडरूम, हॉल, किचन, लेट बाथ तो वो बताने का ज़रूरत नहीं होता है, तो हर में रहेगा फ्लोर में, तो बराबर के फ्लोर हैं, है ना। और 10-10 हज़ार रुपये महीने किराए पर उठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए उसमें से मैंने 2 फ्लोर किराए पर उठा दिए और 1 फ्लोर में मैं खुद रह रहा हूँ, राइट। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड कितना हुआ? 1/3,
सेल्फ ऑक्यूपाइड कितना हुआ 1/3, लेट आउट कितना हुआ 2/3। क्लियर भाई, 3 मकानों में 3 फ्लोर में से एक फ्लोर किराए पे उठाया 1/3, नहीं एक फ्लोर मैंने रहने के लिए यूज़ किया, वो 1/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, बचे हुए 2 फ्लोर लेट आउट, वो 2/3 लेट आउट के तरीके सोल्व होंगे। ठीक है, अच्छा लेकिन वैल्यूएशन तो पूरे मकान की होगी ना, वो वैल्यूएशन तो पूरे मकान की होगी। तो उस सिचुएशन में मेरे को अलग अलग फ्लोर की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेट आउट की तो दोनों फ्लोर की एक साथ कर लूंगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड की 1/3 की अलग करनी पड़ेगी। इज दैट ओके? क्लियर? अच्छा, ये कहानी है, तो इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे हम। अच्छा, एक और बात दिमाग में आ रही है, जैसे ये तो गए इंडिपेंडेंट फ्लोर एक के ऊपर एक। अब ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो मेरा 300 गज का बड़ा प्लॉट था, वहाँ पर मैंने क्या किया कि 90 गज ऑक्यूपाई करा के 3 फ्लोर ग्राउंड पे ही बना दिए। बात समझ रहे हो आप? तो 270 स्क्वायर यार्ड्स कवर हो गया, तो बचे हुए 30 स्क्वायर यार्ड्स ओपन छोड़ दिया उसको। थोड़ा सा पौधे वगैरह प्लांटेशन करो, राइट, ज़रूरी है, और पार्किंग वगैरह वगैरह भी रहता है, वो अलग अलग फ्लोर में इम्प्लाइड है, वो उसमें आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन भी अगर आप एक जो 90 स्क्वायर यार्ड्स का है, 90 गज का किराए खुद के रहने के लिए यूज़ करते हो, बचे हुए 2 90 गज के किराए पर उठाते हो इंडिपेंडेंट, तो वो भी ऐसे ही सोल्व होगा कि 1/3 आपने रहने के लिए यूज़ किया सेल्फ ऑक्यूपाइड, और 2/3 आपका लेट आउट। अभी इसका एग्जाम्पल लेके सोल्व करते हैं फर्स्ट क्लास तरीके से। आप लिखिए, इसके अंदर एक सवाल बनाते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आप कि आपके पास क्वेश्चन है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन हाउस की है 20,000 रुपये। कितनी है? 20,000 रुपये, और वो म्यूनिसिपल टैक्स देता है हमारा जो है 2,600 रुपये। म्यूनिसिपल टैक्स है 2,600 रुपये। आगे देखिए, फिर लिखा हुआ है उसने ही हैज़ लेट आउट 3/4 पोर्शन। 3/4 पोर्शन का क्या मतलब हुआ? मैंने 1/3 का एग्जाम्पल दिया, 3/4 का क्या मतलब हुआ? 4 फ्लोर बने होंगे, उनमें से 3 फ्लोर किराए पर उठाए होंगे, एक फ्लोर रहने के लिए यूज़ कर रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा है 3/4 पोर्शन मंथली रेंट पे 1,800 रुपये महीने पे किराए पर उठा। जरूरी नहीं है अलग अलग पार्टी को दो, बहुत से होते हैं साहब किराएदार, बड़ा परिवार पहले से उनका होता है भरा पूरा, तो वो 3 फ्लोर ले लेते हैं, राइट, 3 फ्लोर ले लेते हैं, आराम से रहते हैं। तो यहाँ पर कहानी ये है कि 3/4 पोर्शन उन्होंने 1,800 रुपये महीने किराए पर उठाया। ये साहब बह गया, ये देखो, ये मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी है, इसका उन्होंने क्या किया, 3/4 पोर्शन किराए पर उठाया, और बचा हुआ 1/4 पोर्शन खुद के रहने के लिए यूज़ किया। क्लियर? और कितने रुपए महीने पे किराए पर उठाया? 1,800 पर मंथ पे। आगे देखते हैं सवाल की जानकारी। और 1/4 पोर्शन खुद के रहने के लिए यूज़ किया, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि साहब आप बताओ टैक्सेबल इनकम क्या होगी इस मकान की, और आपको ये कह दिया कि हर फ्लोर, हर पोर्शन, 2 ही पोर्शन है, 3/4 पोर्शन एंड 1/4 पोर्शन, ये दोनों पोर्शन इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट हैं, दोनों में आराम से रहा जा सकता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर कई बच्चे क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, सवाल में केवल 20,000 रुपये एमवी दिए और एक्चुअल रेंट दिया है, वो कहते हैं साहब फेयर रेंट तो दिया ही नहीं। अब भाई नहीं दिया है तो अपनी तरफ से नहीं लगाना है और परेशान भी नहीं होना। क्लियर? आपको मालूम है कि एमवी, एफआर और एआर ये तीनों यूज होते हैं, तो उनमें एक चीज़ नहीं हुई तो उसकी दी हुई तो उसकी वैल्यू 0 लिख दो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर कैसे होगा सवाल, मैं इसको लेट आउट सोल्व करूँगा, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड सोल्व करूँगा। तो अगर ये मैंने 3/4 पोर्शन किराए पे उठाया, ये तो म्यूनसिपल वैल्यू पूरे मकान की है 20,000 रुपये, और म्यूनसिपल टैक्स भी पूरे मकान का है 2,600 रुपये, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, म्यूनसिपल वैल्यू लेता हूँ इसकी 3/4 पोर्शन की, प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी वैल्यू। 3/4 कितना हुआ? 15,000 हुआ। क्लियर? फेयर रेंट कितना दिया है? दिया नहीं है।
एक्चुअल रेंट कितना दिया है 1800 पर मंथ है, 12 मंथ्स का 21,600 हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। वो दिया होता तो इसका मतलब क्या होता, रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है। तो यहां पर इन तीनों में ज्यादा अपना कितना हो गया 21,600, क्या कहलाएगा ये जीएवी। तो जीएवी में लिख देता हूं 21,600। इसमें से मुझे क्या लेस करना है फॉर्मेट के हिसाब से, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना दे रहे हैं हम पूरे मकान का 2600 रुपये। जो पोर्शन किराए पे उठाया है हमने उसका म्युनिसिपल रेंट कितना आएगा, इसका 3/4 करना पड़ेगा कि नहीं, कितना आएगा 1950। नेट एनुअल वैल्यू कितनी आएगी इस मकान की 19,650। इसमें से मुझे डिडक्शन घटानी है जो अंडर सेक्शन 24 आती हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 मुझे लेस करनी है। तो पहली डिडक्शन होती है आपकी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है नेट एनुअल वैल्यू का कितने परसेंट 30%। तो नेट एनुअल वैल्यू मेरी कितनी निकली 19,650, जिसका 30% मेरी स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगी। कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट 5895। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन तो इसमें था ही नहीं हमारे पास, होता तो हम वो भी लेस करते। तो इन दोनों डिडक्शंस को लेस करके मेरी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब देखिए जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है 1/4 उसकी बात करते हैं। उसकी तो एनएवी नील होगी, उसकी एनएवी नील होगी, राइट। अच्छा, एनएवी इसकी नील है, गुड। तो बस डिडक्शन कोई लागू नहीं होगी क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन केवल मिलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड में। तो अच्छा, इस पूरे मकान की टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये लेट आउट वाले पोर्शन से कितनी आ रही है 13,755 और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन से कितनी आ रही है नील, तो 13,755। क्लियर, ये बात है। ये मैंने आपको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना बता दिया। अच्छा, आज हमने टॉपिक क्या कवर किया, ब्रीफ रिकैप लेते हैं। आज हमने टॉपिक कवर किया कि साहब मकान, पहले तो हमने रिवाइज किया थोड़ा सा कि फॉर्मेट क्या होता है लेट आउट का। फिर हमने किया अगर मकान आप पूरे साल किराए पे उठाते हो तो कैसे सोल्व होता है। अब पूरे साल रहने के लिए यूज़ करते हो तो एनएवी नील होती है। साल के कुछ टाइम के लिए आप रहने के लिए यूज़ करते हो, बचे हुए टाइम किराए पे उठाते हो, तो हम कैसे सोल्व करते हैं, उसको लेट आउट के तरीके से सोल्व करते हैं। एक तो कंडीशन ये हो गई, पूरे साल के लिए आप रहने के लिए यूज़ नहीं कर रहे, कुछ टाइम के लिए रहने के लिए यूज़ कर रहे हो। दूसरी कंडीशन, जब आप मकान का कुछ पोर्शन रहने के लिए यूज़ कर रहे हो और कुछ पोर्शन किराए पे उठा रहे हो, तो फिर हम टैक्सेबल इनकम इस तरीके से निकालते हैं। और मैंने डिडक्शन के नाम आज इंट्रोड्यूस कर दिए, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन की होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो भी नेट एनुअल वैल्यू है उसका 30% होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन हम कैलकुलेट करेंगे, उसका एक सेपरेट लेक्चर होगा। क्लियर, थैंक यू सो मच।